अब हम बात करते हैं हमारे जो डेमो लेक्चर की। तो चूंकि मैंने आपसे ये बात की कि हम एफएससी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम फर्स्ट ईयर का फिर फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। उसका कुछ पोर्शन एज अ डेमो लेक्चर हम देखते हैं। ठीक है, डेमो लेक्चर में यही होता है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी मर्जी से आप कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर आप जिस पे आपको ग्रिप हो, लेकिन चूंकि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो वो चैप्टर है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स है फर्स्ट ईयर का। ठीक है जी, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या चीज होती है। देखिए, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, वो आपके पास मैटर कहलाता है। ठीक है, अब आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इंसिएंट जो इंडियन और ग्रीक फिलासफर थे वो ये बिलीव करते थे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे अराउंड, जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेनली 5 थिंग्स से मिलकर बनते हैं। 5 थिंग्स से। ठीक है, आपके पास वो 5 थिंग्स हैं। अर्थ, ठीक है, फिर आपके पास वो आ जाती फायर। फायर के बाद आपके पास आ जाता है वाटर। वाटर के बाद आपके पास आ जाता है एयर। एयर के बाद लास्ट जो है वो आपके पास स्काई है। ये हमें जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक ये हम कहते हैं कि जो चीजें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ 5 चीजों से मिलकर बनती या 5 चीजों पर मुश्तमिल है। वो 5 चीजें ये हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, अब इंडियन फिलासफर का ये मानना था कि मैटर जो होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको बाद में ग्रीक फिलासफर ने भी माना कि मैटर जो होता है यो टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है, जो कि इनविजिबल होते हैं। क्या होते हैं वो? इनविजिबल होते हैं, जो कि स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। तो टाइनी पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, पहले पहले ये कंसीडर किया जाता रहा है कि जी आपके जितने भी चीजें हैं उसको अगर तोड़ा जाए और एक वक्त आएगा कि आप फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो वो पार्टिकल बन जाता है टाइनी पार्टिकल। और ये आपको पता है डेमोक्रेटस ने ये नजरिया दिया था कि एटम जो होता है वो वर्ड एटमॉस से निकला है। ये एक ग्रीक वर्ड है, एटमॉस से निकला है। और एटमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, ठीक है, तो इसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। जी नंबर आपको ये स्क्रीन पर बता देते, 0306515757 8। ठीक है, ये आपका नंबर है, ये जहां पर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनडिविजिबल होता है, इसको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते। तो बाद में जैसे जैसे रिसर्च होती गई, ये चूंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इतनी बेसिक के आप को लगेगा बाजुकात कि आप 9th के स्टूडेंट है, और बाजुकात आपको लगेगा कि ये चीजें तो हमने पढ़ी ही नहीं थी। वो भी आएगी, और आपको मोस्टली टाइम ये लगेगा कि ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, तो व्यू नहीं हमने किया था। तो चूंकि ये बहुत बेसिक है। इसके बाद आपके पास लेट 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि नहीं जी के ये चीजें ऐसी नहीं है, ये इंडिविजिबल नहीं है, इसको तोड़ा जा सकता है एटम को। फिर आपके पास जो इसमें से एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है वो है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ये दो चीजें आपने याद रखनी। इसने क्या दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये क्या होता है बेसिकली? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये होता है कि ना तो आप मैटर को कंज्यूम कर सकते हैं, ना उसे क्रिएट कर सकते हैं। ये इसको आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है। ठीक है, और इसने दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि चीजें जो होती हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो CO2, यहाँ पे कार्बन की आप देखिएगा मास क्या है, इसका 12 है और यहाँ पे भी 12 ही होगा। अगर मैं बात करूँ CO तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, यहाँ पे भी मास तो कार्बन का 12 ही है। तो ये कंपाउंड्स में जो चीजें आपकी होती हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करती है, जिसको आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का नाम देते हैं जी। तो ये दो लॉ इसने पेश किए थे। अब इसके बाद एक्चुअल में एटम की डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है मुझे एटम की सिंपल अल्फाज में या सादा अल्फाज में क्या डेफिनेशन हो सकती है जी एटम की, आपके नजदीक आप लोगों ने पढ़ा है बेसिकली। व्हाट इज एन एटम? The smallest particle of matter which take part in a chemical reaction हाँ, and cannot divide it into subatomic subparticle. ये देखिए अब आपने लास्ट में गलत बात कर दी। अब एटम की मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन बताता हूँ जो 100% ऑथेंटिक है। एटम इज अ सब्सटेंस विच में exist independently, ठीक है, आर में नॉट। तो एटम ऐसी चीज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। मिसाल के तौर पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपके सराउंडिंग में लेट्स सपोज ये एयर है, ये एयर है, एयर में आप मुझे बता सकते हैं ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में होता है या O2 की फॉर्म में। हमारे जितने भी सराउंडिंग में चीजें आपको पता है कि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है। या मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन की तो ये दिस इज नॉट हाइड्रोजन एटम, दिस इज डायटॉमिक हाइड्रोजन। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है और चीजें वही इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है जिनका या तो डुप्लेट रूल कंप्लीट हो या उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ठीक है जी। अब इसमें डुप्लेट क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का। अब याद रखें मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो डुप्लेट रूल को गलत समझ लेते हैं और वो उनको अल्कली अर्थ मेटल के साथ भी वो कंपेयर करने लग जाते हैं। हालांकि अल्कली अर्थ मेटल के लिए डुप्लेट रूल वैलिड नहीं होता, डुप्लेट रूल सिर्फ 2 एलिमेंट के लिए होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जस्ट। तो एटम वो स्मॉलेस्ट थिंग होती है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, हाइड्रोजन ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम, अब आपको पता है हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस और हीलियम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये एटम की एक डेफिनेशन थी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि मॉडर्न रिसर्च जब हुई तो उन्होंने देखा कि एटम जो होता है इसको तोड़ा जा सकता है और तोड़कर पता चला हमें कि एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको क्या नाम देते हैं एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को जी, एनीवन? इनको क्या कहते? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं जी? आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? क्या ये फंडामेंटल पार्टिकल है? अगर आपसे इंटरव्यू में ये जी क्वेश्चन, सर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटली पार्टिकल अगर जी आपसे, नो सर। सर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हाँ फंडामेंटल जी, पार्टिकल्स। जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ देखें। तो बेटा अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपका ये टोटली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओनली इलेक्ट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब होता है जिनको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, जिनको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचता है जिसको आप तोड़कर और हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। जबकि मैं आपको बात बताऊं, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप तोड़ सकते हैं और तोड़कर इनको क्वार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वार्क्स बेसिकली एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं?
एनर्जी पार्टिकल, जब आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बड़ी डिटेल में इनको पढ़ाता हूँ। क्वार्क्स, अब ये 6 तरह के होते हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज और 2 और हैं, ठीक है। तो ये 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं, टॉप बॉटम जो 2 रहते थे वो मैं और सुन लें। अब जो प्रोटॉन होता है ये 2 अप क्वार्क से मिलकर बनता है और एक डाउन क्वार्क से, और जो न्यूट्रॉन होता है ये 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है और एक अप क्वार्क से, ठीक है जी। अब इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, आप देखते हैं ना कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 1 क्यों है और आपके पास प्रोटॉन के ऊपर चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 क्यों है और प्रोटॉन के ऊपर आपका जो चार्ज है वो 1 क्यों है, वो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे ये चार्जेस आते हैं। बेसिकली ये सारा जो खेल है ये आपका ये कह सकते हैं क्वार्क्स का होता है, और क्वार्क्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्वार्क्स क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते। अब इनमें मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटॉन जो होता है, मैंने आपको बताया 2 अप क्वार्क से मिलकर बनता है और एक डाउन क्वार्क से। अब अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो याद रखें +2/3 होता है और डाउन के ऊपर होता है -1/3। अब इनको 2 अप हैं तो 2 अप ऐड करें और एक डाउन करें, अप की वैल्यू होती है 2/3, फिर 2/3 और -1/3। अब ये एलसीएम ले लें इसका तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा 1। तो अब नेट चार्ज आपको पता चल गया प्रोटॉन के ऊपर 1 आता है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे प्रूव द चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो आप इस तरह से बता सकते कि सर वो इस तरह से होगा, ठीक है। बाज़-औक़ात बच्चे भी पूछ लेते कि सर कैसे चार्ज आता है, तो उन्हें बताएं। फिर आपके पास न्यूट्रॉन की बात कर लें, तो न्यूट्रॉन जो होता है ये 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है और एक अप से। डाउन की वैल्यू अभी आपको बताई है, अप की 2/3, डाउन की -1/3 और -1/3। अब ये कैंसल कर देंगे और आंसर विल बी 0। तो इस तरह से जो आपके न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक हो गया जी। तो ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐसा पार्टिकल है जो फंडामेंटल होता है, ठीक हो गया। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई। अब फिर जैकोब बेrzelius एक साइंटिस्ट था जिसने इनके एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया था और एलिमेंट्स को सिंबल देने का काम भी इसने किया था कि एलिमेंट्स को किस तरह से हम नेमिंग दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस का मतलब होता है कि आप देखेंगे कैसे एटम को। इजहार, आप लोगों ने पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच बना दी है और आपको पता ये नहीं है कि एटम क्या चीज है, उसको कैसे देखे, नजर कैसे आता है। तो देखे, किसी भी चीज को देखना है ना तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि एटम ये फुल स्टॉप में भी 2 मिलियन के करीब एटम है। अब आप इसको देखना चाह रहे हैं तो इसी की जितना पार्टिकल लेकर आएंगे, ये मैं इससे छोटा ले आऊं जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले आऊं, क्योंकि यही आपस में कोलिजन करेंगे, फिर ही आपको नजर आएगा एटम, फिर ही आपको एनर्जी का पता चलेगा। सारी चीजें तभी तो पता चलती है। अगर आप बड़ा एटम ले आएंगे तो वो तो इसको भी बहा ले जाएगा, बड़ी कोई चीज ले आएंगे तो वो छोटे से फुल स्टॉप की उसके आगे क्या कीमत होगी। तो इट मींस आपने लार्जर वेवलेंथ वाली चीज को यूज नहीं करना। लार्जर और लॉन्गर वेवलेंथ वाली चीज से आप डिटरमिन नहीं करवा सकते, ठीक है। जबकि आप जो पार्टिकल यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन या एक्सरे टाइप यूज करेंगे, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है ये कंपेरेबल होती है एटम्स की निस्बत, ये उनके बहुत ज्यादा क्लोज होती है। तो ये जो वेवलेंथ रखते हैं ये आप समझे कि इलेक्ट्रॉन और एक्सरे जो होते हैं ये एटम की वेवलेंथ रखते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए ये उस फुल स्टॉप के साथ जिसमें 2 मिलियन एटम है उनके साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद आपका जो एटम होता है या उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है, जो स्पेक्ट्रा मिलता है कि आपने कि एटम ने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की, या फर्दर उसकी कैलकुलेशन करें या आप ग्राफ देखना चाहें तो वो भी आप
इसकी मदद से ले सकते हैं। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने चीजों को उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है। ये नहीं कि एक बहुत बड़ी चीज है और आप उसके लिए छोटी सी चीज लेकर आ रहे हैं उसको देखने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि एक दीवार देखनी है आपने, और बहुत बड़ी दीवार है, वॉल ऑफ चाइना आप कह लें, ठीक है, और उसके लिए एक टार्च ले आए आप छोटी सी, क्या पूरी दीवार देख सकेंगे? कभी भी नहीं पॉसिबल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग की आपको वो चाहिए होगी टार्च, इतनी बड़ी हो कि वो पूरी दीवार को दिखा सके। तो चीजों को उसके साइज के मुताबिक देखना है, तो आप उनके मुताबिक की वेवलेंथ उनको देंगे, फिर ही आपको वो चीजें नजर आएंगी, अदरवाइज नहीं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन को जो एटम को देख सकती है। और यहाँ पर ग्रेफाइट का एटम आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड? जी, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? सर कंपाउंड्स दो से दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान केमिकल रिएक्शंस होता है। अच्छा जी। और मॉलिक्यूल, क्या वाटर मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है? जी, मॉलिक्यूल है। अब इन्होंने कहा है कि वो डिफरेंट होने जी, सर मॉलिक्यूल भी कहेंगे और कंपाउंड भी। कंपाउंड भी कहेंगे। अब एक तीसरा रुख आ गया हमारे पास स्टोरी का। NaCl कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है? सर वो जी, कंपाउंड होता है NaCl। कंपाउंड और मॉलिक्यूल क्यों नहीं होता वैसे? एक दफा सर मैं डेमो देने गया था तो मुझसे ये बात पूछी थी, मैंने तो उन्हें बता दिया था। अब आपको देखते हैं कि जी आप क्या कहते हैं। सर NaCl के आयंस बन सकते हैं शायद इस वजह से। देखें, अब सुन लें। पहले तो हम बेसिक, क्योंकि आपकी बेसिक मुझे पता है बेटा बहुत वीक है, तो फिर स्ट्रॉन्ग हायर लेवल के कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने इस दफा सोचा कि FSC आपको करवा दी जाए। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका फ्यूचर भी आपके हाथों में है। मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और इसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि ये डिफरेंट चीजों से मिलकर बने या सेम से। लेकिन कंपाउंड जो होता है ये मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे नॉट और मे और मे नॉट एग्जिस्ट। और कंपाउंड के लिए कंडीशन ये कि टू डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, टू डिफरेंट। या मैं अगर आपको एक आसान अल्फाज में बात कर दूं कि जो मोस्टली जो आयनिक चीजें होती है वो आपकी कंपाउंड होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कोवलेंट में भी आ जाती है ना वो चीजें। यानी मैं आपको जनरल अगर रूल ऑफ थंब बता दूं तो जो पोलर चीजें हैं वो कंपाउंड भी होती है और मॉलिक्यूल भी होती है। जो नॉन पोलर, अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता कि पोलर थिंग कैन बी आइन मॉलिक्यूल और कंपाउंड और बोथ, तो फिर आपने कंफ्यूज हो जाना था। आपने कहना था सर वो तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें, तो उसमें कैसे वो तो मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड तो नहीं होगा। तो याद रख ले, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपने पेपर देखा, ये बड़ा आसान था, बहुत आसान था पेपर, लेकिन आप लोगों के तोते उड़े हुए थे फिर भी। मसला यही था, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब देखे तो कंपाउंड, जैसे कि अब बात करें, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल होता है, CH4 भी एक मॉलिक्यूल होता है, NaCl इज अ कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं है? मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या बताई है कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या है सर इस बात का? सुने फिर। आपका जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, एक डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में हो। लेकिन NaCl का स्ट्रक्चर तो देखे जरा जाकर। एक Na पॉजिटिव को 6 क्लोराइड के आयन सराउंड कर रहे होते हैं, तो 6 क्लोराइड और एक Na होता है। क्या ये कंपाउंड है? अब क्या ये मॉलिक्यूल है? अब मॉलिक्यूल तो तब होता जब एक NaCl एग्जिस्ट कर रहा होता इंडिपेंडेंटली, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं है। तो इट मींस दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या है
कि वो चीज डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करे। जैसे वाटर, आप देखेंगे कि वाटर जस्ट एज अ वाटर एग्जिस्ट करता है, ये वाटर H4O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ये जस्ट H2O एक सिंगल मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि कंपाउंड के केस में एक आयन को 6 क्लोराइड के आयन्स सराउंड कर रहे होते हैं। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। आई थिंक अब आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट है जो आपके बहुत ज्यादा वीक है, तो इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिसिटी की, तो एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है बेटा के नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। बेसिकली ये तो ज्यादातर आपकी उसमें आ जाती है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए एटॉमिसिटी। जैसे CH4, इसमें कितने आपके एटम प्रेजेंट है जी? कितनी होगी इसकी एटॉमिसिटी जी? 2 होगी या 5? 5 होगी सर। 5 होगी, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी एटॉमिसिटी 5 हो जाएगी। इसके बाद कुछ लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसा कि हीमोग्लोबिन हो गया, और ये लार्ज क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसा कि हीमोग्लोबिन, ये एक दफा PPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 10,000 जो होते हैं हाइड्रोजन के एटम उनसे मिलकर बनता है, और 68,000 टाइम हैवियर होता है। किससे जी? आपके हाइड्रोजन एटम से। तो ये याद रख ले। अगर हीलियम की बात करूं मैं, तो ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, हीलियम से कितने टाइम्स हैवियर होगा ये आपका हीमोग्लोबिन जी? कोई बता सकता है? सर डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा हीलियम से? नहीं हाफ नहीं, हाफ 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 हो हो जाएगा जाएगा। सर, हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों होगा बेटा? हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, आपने कैसे हाफ कर दिया जी? हीलियम का सर फिर मास 4 होता है। 4 गुना कम हो जाएगा। हाँ जी, 4 गुना कम होगा। तो इस तरह से आपने अपने माइंड को रोटेट करना है। अब देखे आपकी तो बेसिक्स है, FSC है ना, पहला पेज है अभी तो हमने ओपन किया। तो इस तरह से आपने अपने माइंड को रोटेट करना है, और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ आपकी FSC इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप कहेंगे कि सर FSC हमें आ गई है। अब आयंस की बात करें, आयन, अच्छा आयन और फ्री रेडिकल में कोई डिफरेंस बता सकता है? आयन और फ्री रेडिकल बेसिकली बड़े ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं जी। सर फ्री रेडिकल के ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन होता है फ्री। अच्छा जी, और आयन के ऊपर अगर आयन एक, के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और एक नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक, फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन एक्सेस में लेंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी में? सर डेफिशिएंट ही होगा, वो अनस्टेबल होगा ना। अच्छा जी, ठीक है। तो फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? देखिए फ्री सर रेडिकल, हाँ जी बताएं। सर ठीक है, आप बताएं। फ्री रेडिकल तब ही बनते हैं जब आपके पास UV लाइट होगी, याद रख लें। ठीक है, फ्री रेडिकल कब बनते हैं? जब आपके पास UV लाइट होगी, यानी जो सन से लाइट आ रही होती है। अब इसकी मिसाल बहुत आसान है, क्लोरीन। इसको UV लाइट दें, और ये जो बॉन्ड होता है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। होमोलिटिक समझते ना, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है, जिनमें डिफरेंस ग्रेटर हो उनमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। ठीक हो गया? तो होमोलिटिक क्लीवेज से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इधर को चला जाता है, सिंगल एरो से शो करवाते, एक इधर को चला जाता है। तो अब ये जो स्पीशी बनती है ये आपका फ्री रेडिकल होगा, जबकि आयन बनाने के लिए आपको एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस।
अब दो तरह के होते हैं आयंस, आपको भी पता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक में एक्सो होता है। तो कोई बता सकते हैं किस में एंडो होता है और किस में एक्सो जी? कीटाइन फॉर्मेशन में एंडो होगा और एनाइन में आई थिंक एक्सो। अगर मैं आपसे ये बात कर दूं कि एनाइन में भी एक्सो हो जाता है, फिर जी गलत होगी बात। केटाइन एनाइन में भी एंडोथर्मिक हो जाता है, अगर मैं ये बात कर दूं। सर वो फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन के हिसाब हाँ से जी, होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होगा, ठीक है। अब जो एंडो होता है उसमें क्या होता है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है आपने, क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्स में होता है और उसको निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि आपका एक्सोथर्मिक होता है, इसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो देखिए, मैंने एक बात लास्ट सेशन में बताई थी कि जब भी अट्रैक्शन होती है ना तो तब एनर्जी रिलीज होगी, जब रिपल्शन होती है जब तब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब देखे, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है और अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स व्हाई योर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर लेट्स सपोज ये क्लोराइड ले लेते, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया ऑलरेडी नेगेटिव का। अब एक इलेक्ट्रॉन आप और इसमें डालेंगे तो ऑलरेडी भी तो एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हैं तो इनके दरमियान तो रिपल्शन होगी, अच्छी खासी रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। अब हमारे पास जो आज का लास्ट क्वेश्चन के साथ हम ये एंड करेंगे वो होगा अब मॉलिक्यूलर आयन। मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन इज अ मॉलिक्यूलर आयन, विच, या कह लें विच वन इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन, इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन। इनमें से मॉलिक्यूलर आयन कौन सा नहीं है जी? ए CH4 पॉजिटिव, बी सी या O2 पॉजिटिव, सी N2 पॉजिटिव, डी NH4 पॉजिटिव, ई ऑल आर मॉलिक्यूलर आयन। ऑल जी, बताएं जरा। सर इसमें NH4 और CH4 ही होंगे सिर्फ। अच्छा जी, बाकी नहीं होंगे और आई कोई? थिंक सर। सर आई थिंक सो सारे ही मॉलिक्यूलर आयंस हैं। सारे ही मॉलिक्यूलर आयंस होंगे, और कोई? सारे बेटा अपनी बात बताएं, कोई बात नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ना भी हुआ तो करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन राइज किया है। डी मॉलिक्यूलर आयन नहीं, आल, सारे कह रहे हैं आल। अच्छा जी, डी कमर अनायत, हाँ जी, इन्होंने कदरे बेहतर जवाब दिया जिन्होंने डी कहा है। देखें, मॉलिक्यूलर आयन बेटा अब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमारी एफएससी के ये हालात हैं तो क्यों आपको ये सेशन जरूरी है। अब इसमें ये बात याद रखें आप कि मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन क्या होती है। मॉलिक्यूलर आयन का मतलब होता है कि वो मॉलिक्यूल से बनेगा, कंपाउंड से नहीं बनेगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आयन तभी ही बनता है जब इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल ट्रांसफर हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो अब देखें, N2 इज अ मॉलिक्यूल, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और N2 पॉजिटिव बन सकता है। O2 इज अ मॉलिक्यूल, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और पॉजिटिव बन सकता है। और CH4 इज आल्सो अ मॉलिक्यूल, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और बन सकता है। अब बात करें जरा NH4 की, तो ये पहले तो आपको ये पता हो ये बनता कैसे है। आपने बचपन में ये छोटी क्लासेस में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है इनमें, NH3 और H पॉजिटिव मिलते हैं। अब
इस ये जो होता है लोन पेयर देता है इसको, हाइड्रोजन को देता इन सेंस के ये जो लोन पेयर है ये शेयरिंग करता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप होती है, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, जबकि कंडीशन क्या है, मुकम्मल ट्रांसफर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। ये और NH4 आपको कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं मिलेगा। कभी देखा आपने NH4 को मॉलिक्यूल? तो ये तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है और उसके ऊपर चार्ज है। ये सिंपल आयन है, ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। और दूसरी रीजन कि यहाँ पर शेयरिंग होकर ये बनता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से ये बन रहा है, तो इट मींस ये आपका आयन नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर आयन नहीं हो सकता। तो ये आपके मॉलिक्यूलर आयन को अगर हम देखेंगे कल के जनरेशन कैसे होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, और ये सारी, इसको पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन था उसको क्यों रिजेक्ट किया, बाद में कार्बन क्यों आया, और किस तरह से एटॉमिक मास डिटरमिन करवाते हैं, मास स्पेक्ट्रम क्या है, और बाकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। जी आप लोगों का कोई सवाल हो आज के लेक्चर में तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हमारा प्रोग्रेस कैसे है ये 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। जी बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हमारा प्रोग्रेस कैसे है वो 20 अक्टूबर को स्टार्ट होना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाले टॉपिक दोबारा पढ़ाए जाएंगे। हाँ जी ये दोबारा आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। आप लोगों का कोई भी सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का किसी भी हवाले से वो पूछना चाह रहा हो। बाकी फीस पे कर दें आप लोग आज या कल, तो उसके लिए नंबर ये है आपकी स्क्रीन पर, मैं लिख देता हूँ। ये 2 नंबर है जी, इस पे आप इजी पैसा या जैज कैश करवा सकते हैं। ठीक है, और इतनी मिनिमम फी में आपको इतना अच्छा कंटेंट कोई प्रोवाइड कर जाए तो आप आकर हमसे बात कीजिएगा कि सर फलां बंदा कर रहा है, तो मैं आपको फीस भी नहीं लूंगा बेटा आपसे। सर अकाउंट का नेम क्या आएगा? अकाउंट का नेम मोहम्मद अकमल एक और मोहम्मद अशरफ। देखिए साल्ट एनालिसिस हमने करवाए हैं, प्रैक्टिकल करवाएंगे हम इंशाल्लाह। साल्ट एनालिसिस लास्ट टाइम हमारा रह गया था, लेकिन इस दफा मेरी कोशिश है प्रैक्टिकल्स भी कवर कराए हैं मैंने। आप पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल में KMnO4 की टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन, हमने मोहर्स मेथड पढ़ा है, हमने वुलहार्ड मेथड पढ़ा है, हमने मॉडिफाइड वुलहार्ड मेथड पढ़ा है, फजान्स मेथड हमने पढ़ा है। ये सारी टाइट्रेशन हमने कवर की है। जी और कोई सवाल? और इसके साथ हमने क्रोमेटोग्राफी की जितनी भी टाइप्स थी वो सारी देखी है, एक भी नहीं उसको मिस किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, फिर ये जैसे ही मीटिंग एंड होगी तो क्लास भी आपकी एंड हो जाएगी। कोई फर्दर क्वेश्चन है तो वो आप लोग अभी कर सकते हैं।